हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईएसएल 26-27 सीजन के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो जो आईएसएल का स्टार्टिंग डेट एएफएफ ने 4 सितंबर अनाउंस किया था, उसमें डिले हो सकता है एंड मे बी अक्टूबर में आपका जो आईएसएल का सीज़न है वो किक ऑफ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि ये लोग टाइमलाइन मैच नहीं कर पाएंगे एंड उसके कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि एएफएफ ने जो 20 जुलाई की सभी क्लबों को डेडलाइन दी थी कि आपको फ्रेंचाइजी फीस का जो पहला इंस्टॉलमेंट है 55 लाख का, वो 20 जुलाई तक पे कर देना है, ताकि आपका जो पार्टिसिपेशन है नेक्स्ट सीज़न का वो कंफर्म हो जाए। एंड वो सही भी था, क्योंकि तभी आप यहाँ पे जो नेक्स्ट सीज़न का शेड्यूल एंड फिक्सर्स लिस्ट है वो बना सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि 12 क्लब खेल रहे हैं, 13 क्लब या फिर 14 क्लब, तो आप कैसे यहाँ पे फिक्सर्स लिस्ट बनाएंगे। तो उनकी ओर से वो सही था, लेकिन सामने 4 से 5 क्लब ऐसे हैं कि जो ये टाइमलाइन मैच नहीं कर पाएंगे एंड उसमें से कुछ क्लबों ने लेटर भी लिखा है। सबसे पहला क्लब है ईस्ट बंगाल। उन्होंने बोला है कि भाई आप जो हमारा लास्ट सीजन आईएसएल का प्राइज मनी है उसमें से ये पैसा काट लो, क्योंकि ईस्ट बंगाल एस पी ओल उनके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टर थे इमामी, वो जा चुके हैं, तो वो भी नए इन्वेस्टर की उस तरीके से तलाश में है। तो आई थिंक दैट्स वाई दे अनेबल टू पे दोज फ्रेंचाइजी फीस ऑन टाइम। दूसरा क्लब है जमशेदपुर एफसी। उन्होंने भी लेटर लिखा है एएफएफ को कि हमारा जो ओनर है टाटा ट्रस्ट, उनकी ओर से अभी तक हमें यहाँ पे इसके रिगार्डिंग परमिशन नहीं मिला है, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दीजिए। लेकिन एएफएफ ने सामने रिस्पॉन्स करते हुए बोला है कि नहीं, हम यहाँ पे और ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, 20 जुलाई ही है कि जहाँ तक आपको ये पेमेंट करना है। तो देखते हैं जमशेदपुर क्या करता है। तीसरा क्लब है ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर, ड्यू टू देयर ओनरशिप एंड न्यू इन्वेस्टर सिचुएशन। तो वो भी यहाँ पे शायद इस चीज़ को, उन्होंने लेटर नहीं लिखा, लेकिन वो भी यहाँ पे नए इन्वेस्टर की तलाश में है, तो वो भी शायद 20 जुलाई तक ये चीज़ ना कर पाए। फोर्थ क्लब इज़ ऑब्वियसली अनदर इन्वेस्टर लुकिंग क्लब इंटरकाशी। तो उनका भी यही कहना है कि हम यहाँ पे जो दोनों इंस्टॉलमेंट है उसका बाद में साथ में पेमेंट कर देंगे, और उस तरीके की उन्होंने रिक्वेस्ट की है। देन देयर इज़ ए डेब्यूटेंट क्लब डायमंड हार्बर एफसी। सो उनका भी सिमिलर सा ही सिचुएशन है। तो ये 4-5 ऐसे क्लब है कि जो 20 जुलाई तक शायद ये पेमेंट ना कर पाए, एंड देखते हैं कि एएफएफ इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। आई थिंक उनको एक्सटेंड ही करना पड़ेगा, चाहे अभी भले ही वो बोले, क्योंकि केरला ब्लास्टर को आप ऐसे लीव आउट नहीं कर सकते, ईस्ट बंगाल को नहीं कर सकते। सो आई थिंक वही एक आपका रास्ता है। इसकी वजह से आपका जो लीग है उसमें डिले हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा जो रीज़न है वो है ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर के लिए आईएसएल की ओर से यहाँ पे जो पोटेंशियल इंटरेस्टेड ब्रॉडकास्टर है उनके साथ बातचीत चल रही है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली जी, क्योंकि वो लोग काफ़ी एग्रेसिवली फुटबॉल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फॉरेन लीग्स एंड वर्ल्ड कप में भी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ऑब्वियसली आईएसएल के लिए भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। एंड ब्रॉडकास्टर भी जो भी आएगा, जी आए या फिर कोई और आए, वो भी टाइम चाहेगा कि भाई थोड़ा सा हमें भी प्रमोशन करने के लिए टाइम मिले। एंड अक्टूबर में क्योंकि दिवाली का भी टाइम होता है, एंड अगर आपको याद होगा तो जो आईएसएल की शुरुआत हुई थी जब 2014 में, तब वो उसी पीरियड के अराउंड होता था। तो आई थिंक यहाँ पे उसकी वजह से भी आपको डिले देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको आईएसएल में डिले देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं केरला ब्लास्टर के न्यू ओनर्स के रिगार्डिंग भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो आपको कई सारे जो केरला के लोकल मीडिया से या फिर सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा कि भाई जो लुलु ग्रुप है वो इंटरेस्टेड है। देन जो आईबीएस सॉफ्टवेयर कालीकट एफसी के जो ओनर है यहाँ पे वीके मैथ्यूज, वो भी इंटरेस्टेड है। ये कई सारे र्यूमर्स चल रहे हैं बिहाइंड द सीन में भी, पोटेंशियल इन्वेस्टर के साथ बातचीत भी चल रहा है। लेकिन सभी आईएसएल क्लबों को यहाँ पे बेचने में या फिर इन्वेस्टमेंट ढूंढने में एक ही इश्यू आता है, एंड दैट इज़ वैल्यूएशन। ये कोई भी क्लब उठा लो, चाहे वो केरला ब्लास्टर उठा लो, चाहे बाकी ये यहाँ पे इंटरकाशी हो या फिर कोई और क्लब हो, सबको यही इश्यू आता है। तो केरला ब्लास्टर के लिए भी वही सिचुएशन है कि इंटरेस्टेड तो है लोग, लेकिन जब यहाँ पे क्लबों की बुक्स देखते हैं, वो फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है, किस तरीके का यहाँ पे यू कैन से कि प्रॉफिट लॉस या फिर किस तरीके का खर्चा है, वो जब वो देखते हैं एंड सामने आरओआई देखते हैं, तब भाई यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर होता है वो जितना पैशनेटली आया होता है कि हाँ भाई इन्वेस्ट करना है उतना ही वो बैक ऑफ कर जाता है। तो इसीलिए ये जो सारी डीले है इसमें थोड़ा सा
टाइम लगेगा, बट आई थिंक केरला ब्लास्टर might be get a potential investor or a new owner, let hope so. सो वही वाली सिचुएशन है, तो ये पोटेंशियल ये सारे नाम निकल के ज़रूर आ रहे हैं, बट ये सारी जो नेगोशिएशन है वो काफ़ी अर्ली स्टेज में है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई डील फाइनल स्टेज में पहुंच गई है या फिर नए ओनर मिल चुके हैं अभी. सो लेट्स वेट एंड वॉच, बट इंटरेस्टिंग होगा केरला ब्लास्टर का सिचुएशन कि क्या उनको नया इन्वेस्टर मिलता है, नया ओनर मिलता है, या फिर आगे का उनका फ्यूचर क्या रहता है. आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. उसी के साथ आईएसएल के ट्रांसफर्स की भी अगर हम बात करें तो जो डन डील है वो मैं आपको बताता हूँ. रूमर्स तो बहुत सारे चलते हैं, तो उसको आई थिंक एक वीडियो में इस तरीके से सम अप करना मुश्किल होगा. डन डील में भाई जो अभी हुई है रिसेंटली, उसमें एक तो भाई एलेक्स साजी टू मोहन बगान हियर वी गो हो चुका है. यस, 3 ईयर का डील साइन किया है एलेक्स साजी ने मोहन बगान के साथ. अनदर सेंटर बैक साइनिंग फॉर मोहन बगान, राहुल बेके के भी साइनिंग उन्होंने अभी अभी की है. मेहताब सिंह भी उन्होंने लास्ट सीजन साइन किया था. सो दे हैव 3 इंडियन सेंटर बैक नाउ. ऊपर से अल्बर्टो रोड्रिगेज भी है. एंड खबर ये है कि दीपेंदु बिस्वास क्लब को लीव कर सकते हैं, जो यंगस्टर है उनके, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्लेयर है आपके पास और सभी को तो गेम टाइम आप ऑब्वियसली नहीं दे पाएंगे, तो वो सही डिसीजन भी होगा उसके लिए भी. यहाँ पे कियान नसीर का भी खबर आ रहा है कि वो भी क्लब को लीव करेंगे. आई थिंक जो यंगस्टर है सोहेल भट्ट को भी आई थिंक मेरे हिसाब से लीव कर जाना चाहिए, या फिर ऑन लोन कहीं पे खेल लेना चाहिए, आइदर इन आईएसएल क्लब और इवन आईएफएल में भी खेल सकते हैं वो. बट आई थिंक यंगस्टर को गेम टाइम के लिए ज़्यादा देखना चाहिए रादर देन स्टेइंग ऑन द बेंच. बट ये एलेक्स साजी की जो डील है दैट इज़ इंटरेस्टिंग वन. आई थिंक देखते हैं उनको एज अ मेन इंडियन सेंटर बैक के तौर पे यूज़ किया जाता है या फिर एज अ बैकअप, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. आप इस साइनिंग को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ओडिशा एफसी के बारे में. तो वो लोग काफ़ी एग्रेसिवली प्लेयरों को साइन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ऋत्विक दास को साइन किया है फ्रॉम जमशेदपुर एफसी. एज वी ऑल नो, ऋत्विक दास इज़ अ एक्सपीरियंस आईएसएल कैंपेनर. पिछले कुछ सीजन से थोड़ा सा इंजरी की वजह से उनका जो यहाँ पे परफॉर्मेंस या फिर कंसिस्टेंसी है वो उस तरीके से नहीं रही है, लेकिन आई थिंक लेट होप कि भाई नेक्स्ट सीजन वो कंसिस्टेंटली ओडिशा एफसी के लिए परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे, वही उम्मीद है. तो ये 2 डन डील अभी हुई है. प्रीवियसली जितनी भी डन डील हुई है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है. आगे भी जो भी क्लब यहाँ पे डन डील होगी उसको हम डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन कर देंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एएफसी अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स. तो उनके भाई जो ऑफिशियल ड्रॉ है वो कल एएफसी ने अनाउंस कर दिए है. एंड इंडिया को मिला है ग्रुप विद द होस्ट मलेशिया, देन सीरिया एंड इराक. तो काफ़ी इजी ग्रुप आप बोल सकते हैं कि हमारी जो इंडिया अंडर 17 की वुमेन्स टीम है उसको मिला है. लास्ट एशियन कप में हमारा एक हिस्टोरिकल कैंपेन रहा था कि जहाँ पे हम यहाँ पे नॉकआउट में पहुँचे थे. तो इस बार भी उम्मीद है कि ये जो क्वालिफायर्स है उसको इजीली हम क्वालिफाई करें. 5 अक्टूबर से ये क्वालिफायर खेले जाने हैं मलेशिया में. एंड हमें ग्रुप को टॉप करना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द मेन एशियन कप 2027 जो कि नेक्स्ट ईयर चाइना में होगा. एंड अगर आपके टीमें रेगुलरली यूथ लेवल पे एशियन कप खेलेगी, नॉकआउट राउंड खेलेगी, तो ही वो जो प्लेयर है वो आगे जाके सीनियर लेवल पे आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखेंगे. एंड आई थिंक कल या परसों से ये एफएफ पहली बार अंडर 17 वुमेंस यूथ लीग भी स्टार्ट कर रहा है. चाहे एक छोटा सा आई थिंक 10-15 दिन का ही है लीग, बट आई थिंक दैट्स गुड. एंड आई थिंक उसके बेस पे ही आगे फिर जो प्लेयरों का सिलेक्शन है वो होगा. कोच के रिगार्डिंग अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या योकिम एलेक्जेंडरसन जो कि इंडिया अंडर 20 के भी कोच है उनको ही इस बार यूज़ किया जाएगा या फिर कोई नया कोच लाया जाएगा. पामेला कोंती को हटाना, आई थिंक दैट डजंट मेक अ सेंस. यू नीड ए परमानेंट कोच. आप देखिए कि हमारे जो नेबर्स है बांग्लादेश, दे आर मोर सीरियस इन दैट रिगार्ड. अभी अभी उन्होंने एक जॉब एप्लीकेशन निकाला कि जहाँ पे वो बांग्लादेश अंडर 17, बांग्लादेश अंडर 20 वुमेंस के लिए 2-3 साल के लिए कोच देख रहे हैं. एएफएफ की तरह नहीं कि भाई एक टूर्नामेंट में लेके आए और बाद में हटा दिया, डिस्पाइट पुटिंग अप यू कैन डिस्पाइट शोइंग अ रिजल्ट. तो आई थिंक वहाँ पे एएफएफ को थोड़ा सा मेरे हिसाब से यूथ लेवल पे वो कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए कि लॉन्गर टर्म के लिए, मतलब एटलीस्ट 2-3 साल के लिए आप कोच को लेके आओ, ताकि एक आपका आई वुड से कि जो टीम है वो सही तरीके से वो बिल्ड कर पाए, एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिले. तो वही सजेशन है एएफएफ को. बाकी तो देखते हैं हमारी इंडिया अंडर 17 की वुमेंस टीम क्या लगातार दूसरी बार अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगी बैक टू बैक टाइम, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट दिस एंड आपका थॉट क्या है अबाउट दिस ग्रुप
कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेंगलुरु का लेगेसी स्टेडियम कांतिरवा स्टेडियम को भाई रीडेवलप करने का डिसीजन कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिया है। एंड इसका अनाउंसमेंट जो कर्नाटका के डेप्यूटी सीएम एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने किया है। उन्होंने बोला है कि 5,000 करोड़ की कॉस्ट पे हम कांतिरवा स्टेडियम को रीडेवलप करेंगे एंड उसके लिए बहुत जल्द जो कैबिनेट है उसमें भी ये प्रपोजल रखने वाले हैं। एंड दैट इज़ अ गुड डिसीजन बिकॉज कांतिरवा स्टेडियम एंड उसके पर्टिकुलरली जो स्टैंड और वो सब है वो काफ़ी खस्ता हालत में ओवरऑल पहुंच चुके हैं। एंड वाटर लॉगिंग का भी एक बड़ा इशू है इन मानसून। तो आई थिंक लेट होप सो कि एक प्रॉपर प्लान के साथ नया जो स्टेडियम है रीडेवलप किया जाए उससे, ताकि वही बेंगलुरु जैसे सिटी में एक हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल एंड सम अदर एथलेटिक स्पोर्ट्स के लिए देखने को मिले। लास्ट में बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में एंड पर्टिकुलरली फाइनल इज़ ऑन 19th of July। तो उसमें भाई यहाँ पे फाइनली यूएसए के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वो यहाँ पे इस मैच को अटेंड करेंगे। अभी तक उन्होंने एक भी फीफा वर्ल्ड कप का मैच अटेंड नहीं किया है, इवन ओपनिंग सेरेमनी और वो सब भी अटेंड नहीं किया था, लेकिन ही विल बी एट द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। व्हाइट हाउस ने कंफर्म कर दिया है एंड वही यहाँ पे जो ट्रॉफी भी है वो विनर को देंगे। दूसरा एक जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन फीफा की ओर से है वो ये है कि फाइनल में जो हाफ टाइम शो है वो फीफा प्लान कर रहा है कि 20 to 30 मिनट का होगा, जबकि एज पर दी रूल एज वी ऑल नो कि हाफ टाइम 15 मिनट का ही होता है। तो वहाँ पे भी फीफा जो फुटबॉल के रूल्स है उसका भाई यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा रहा है। एंड ये वर्ल्ड कप में थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप हमने देखा है कि कुछ कुछ जो डिसीजन फीफा ने ऐसे लिए कि जिससे जो गेम के लॉस है या फिर गेम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका उन्होंने भाई काफ़ी ज़्यादा अपने अपने यू कैन से की तरीके से उसको फ्लेक्सिबल तरीके से यूज़ किया है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू सेट टू बी ऑनेस्ट। बट प्लान ये किया जा रहा है कि 20 to 30 मिनट का शो होगा जिसमें मैडोना, शकीरा और ये सब यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। बाकी देखते हैं फाइनल किस तरीके से यहाँ पे डिसीजन बनता है। तीसरा एक अपडेट है फाइनल की रिगार्डिंग की जो इंडिया के ब्रॉडकास्टर है जी उन्होंने एक लंबा चौड़ा ऐड निकाला है और उसमें जो ये फाइनल का सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो है 399। यस, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फुटबॉल को एंड इस वर्ल्ड कप को देखा है एंड उसके चलते एक हाई प्राइस पे उन्होंने फाइनल का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो रखा है। सो लेट्स सी कितने लोग इसको बाय करते हैं, बट दैट इज़ द अपडेट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।